हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। देखो, ये कविता है वो रघुवीर सहाय की है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। देखो, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ आपको प्रसंग दिखाई दे रहा होगा। देखो, प्रसंग का मतलब मैंने बार बार बताया है कि इस कविता के अंदर जब व्याख्या अगर पूछी जाती है तो व्याख्या करने के लिए प्रसंग का यूज किया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ दिखाते हैं। तो देखो, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है तथा इस चैप्टर का क्या नाम है, कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। इसके जो रचयिता है वो कौन है, रघुवीर सहाय है। अब देखो, इस कविता में क्या बताया गया है वो देखो, कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है कि कितनी संवेदनहीन हो गई है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। वो कैसे बना लेते हैं अभी हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस कविता का अर्थ तो ये है, नाम ये है और लेखक का नाम ये है। अब देखो, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ आपको दे रखे हैं जो कि इस कविता से रिलेटेड है। जैसे समर्थ मतलब सक्षम, दुर्बल मतलब कमजोर, अपाहिज मतलब अपंग या विकलांग, रोचक मतलब दिलचस्प, इंतजार मतलब प्रतीक्षा, कसमसाहट मतलब बेचैनी, शक्तिवान मतलब ताकतवर, बंद कमरे में मतलब टीवी स्टूडियो में, दुख का मतलब कष्ट और वास्ते मतलब के लिए, अयोग्यता मतलब अपाहिजपन, धीरज मतलब धैर्य, पर्दे पर मतलब टीवी पर, वक्त मतलब समय, कसर मतलब कमी। तो ये कुछ शब्दार्थ थे जो इस कविता से रिलेटेड है। हर एक शब्द का मतलब यहाँ दिया गया है कि इस कविता के अंदर जो यूज किए गए इनका मतलब ये है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी जो कविता है वो देखो क्या है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज है, तो आप क्यों अपाहिज है। देखो, क्या अपाहिजपन तो दुख देता होगा आपको। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। यहाँ देखो, हम लोगों ने देखा कि कवि क्या कहना चाहता है कि मीडिया को यहाँ संवेदनहीन बताया गया है। अब वो कैसे है वो यहाँ इस कविता के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखो, इसका अर्थ क्या है कि कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करता है। मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ व शक्तिशाली मानते हैं। देखो, बोला है हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे, हम एक दुर्बल को लाएंगे तथा उससे प्रश्न पूछेंगे, क्या आप अपाहिज है, यदि है तो आप क्यों अपाहिज है, क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है। इस तरीके के क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से वह क्या रहेगा, चुप रहेगा। इसी बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि इसको या जो अपाहिज है उसको स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है, आपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया है, जो मीडिया है उसकी संवेदनहीनता को बताया गया है कवि के द्वारा। अब देखो क्या क्या विशेष है। मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग्य है, काव्यांश में नाटकीयता है, भाषा सहज व सरल है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। कुछ प्रश्न देख ले। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे में आए हम शब्द से क्या तात्पर्य है। दूरदर्शन पर हम बोलेंगे कि हम शक्तिशाली है तथा अब हम किसी कमजोर का साक्षात्कार लेंगे। यहाँ हम मतलब समाज का ताकतवर मीडिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखो, हम अपाहिज से क्या प्रश्न पूछेगा। तो देखो, हम यहाँ हम का मतलब जो मीडिया है उससे लिया गया है। तो मीडिया अपाहिज से क्या प्रश्न पूछेगा कि क्या आप अपाहिज है, यदि आप अपाहिज है तो क्यों अपाहिज है, क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। फिर देखो,
प्रश्न पूछने वाले अपने उद्देश्य में कितना सफल हो पाता है और क्यों। अपाइज से पूछे गए प्रश्न बेतुके व निरर्थक होते हैं। ये अपाइज के वजूद को झकझोरते हैं तथा उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। फलस्वरूप वह चुप हो जाता है और इस प्रकार प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता। उसकी असफलता का कारण यही है कि उसे अपंग व्यक्ति की व्यथा से कोई वास्ता नहीं है। वह तो अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं, जैसा कि आजकल हम लोग टीवी चैनल के माध्यम से भी देखते हैं। फिर देखो, प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को क्या निर्देश देता है और क्यों। देखो, प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को अपंग की तस्वीर बड़ी करके दिखाने के लिए कहता है ताकि आम जनता की सहानुभूति उस व्यक्ति के साथ जाए और कार्यक्रम क्या हो सके, लोकप्रिय हो सके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक सीधा सा काव्यांश है। अब देखो सेकंड काव्यांश क्या है कि सोचिए, बताइए आपको अपाइज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। ठीक है, तो यहाँ कवि दूरदर्शन के बारे में बता रहा है कि हम लोग भी देखते हैं, बहुत से ऐसे लोगों का साक्षात्कार होता है। ठीक है, उनको रुला दिया जाता है ताकि कार्यक्रम रोचक बन जाए, हम भी उसी का इंतज़ार करते रहते हैं। तो यहाँ मानसिकता जो है मीडिया की, उसको बता रहा है कवि। तो देखो क्या है, इस काव्यांश में कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाइज से बेतुके सवाल करते हैं। वे अपाइज से पूछते हैं कि अपाइज होकर आपको कैसा लगता है, यह बात सोचकर बताइए। यदि वह नहीं बता पाते तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वे इशारे करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है। ऐसा बोल रहा है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। फिर देखो, थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे, ऐसा उनसे बोला जाता है। अपाइज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतज़ार करते हैं। वह यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक सीधा सा काव्यांश है। अब देखो क्या क्या विशेष है। कवि ने क्षीण मतलब नष्ट होती हुई मानवीय संवेदना का चित्रण किया है। दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग्य है। काव्य रचना में नाटकीयता तथा व्यंग्य है। भावानुकूल खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है कविता की। प्रश्न अलंकार है और मुक्तक छंद है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखो कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की किस मानसिकता को उजागर किया है। तो देखो, कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की व्यावसायिकता पर करारा व्यंग्य किया है। वे अपाइज के कष्ट को कम करने की बजाय उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। वे क्रूरता की तमाम हदें पार कर जाते हैं। फिर देखो, संचालकों द्वारा अपाइज को संकेत में बताने का उद्देश्य क्या है। संचालक संकेत द्वारा अपाइज को बताते हैं कि वह अपना दर्द इस प्रकार बताए जैसा वे चाहते हैं। यहाँ दर्द किसी का है और उसे अभिव्यक्त करने का तरीका कोई और बता रहा है। किसी भी तरह उन्हें अपना कार्यक्रम रोचक बनाना है, यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर देखो, दर्शकों की मानसिकता क्या है। दर्शकों की मानसिकता यह है कि वे किसी की पीड़ा के चरम रूप का आनंद लेते हैं और वे भी संवेदनहीन हो गए हैं क्योंकि उन्हें भी अपंग व्यक्ति के रोने का इंतजार रहता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर देखो, दूरदर्शन वाले किस अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। तो दूरदर्शन वाले इस अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं कि उनके सवालों से सामने बैठा अपाइज रो पड़े ताकि उनका कार्यक्रम क्या हो, रोचक बन जाए। तो आई होप आपको ये भी काव्यांश समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब देखो थर्ड क्या है कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूल हुई आँख का एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। ठीक है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद।
कवि कहता है कि मीडिया वाले उसको रुलाने की कोशिश करते हैं, दर्शक भी उस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि दोनों एक साथ रोए, ठीक है। और आप सब जानते हो कि वहाँ वक्त की कीमत होती है। तो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था और कार्यक्रम क्या बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ कवि कहता है, तो देखो कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाइज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़प को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों की उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे और साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। फिर देखो, वे दर्शकों व अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन के कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी यह रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक सीधा सा काव्यांश था। अब देखो क्या क्या विशेष है इसके अंदर। अपाहिज की बेचैनी तथा मीडिया व दर्शकों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। मुक्त छंद है, उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है, पर्दे पर अनुप्रास अलंकार है और व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आँख की तस्वीर क्यों दिखाना चाहता है। कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर इसीलिए दिखाना चाहता है ताकि वह लोगों को उसके कष्ट के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बता सके। इससे जहां कार्यक्रम प्रभावी बनेगा वही संचालक का वास्तविक उद्देश्य भी पूरा होगा। एक और कोशिश, इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है। एक और कोशिश कैमरामैन व कार्यक्रम संचालक कर रहे हैं। वे अपाहिज को रोती मुद्रा में दिखाकर अपने कार्यक्रम की लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार वे अपाहिज से मनमाना व्यवहार करवाना चाहते हैं जिसमें वे अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। फिर देखो, कार्यक्रम संचालक दोनों को एक साथ रुलाना चाहता है, क्यों। कार्यक्रम संचालक अपाहिज व दर्शकों दोनों को एक साथ रुलाना चाहता था। ऐसा करने से उसका कार्यक्रम का सामाजिक उद्देश्य पूरा हो जाता तथा कार्यक्रम भी रोचक व लोकप्रिय हो जाता। फिर देखो, संचालक किस बात पर मुस्कुराता है, उसकी मुस्कुराहट में क्या छिपा है। संचालक कार्यक्रम खत्म होने पर मुस्कुराता है। उसे अपने कार्यक्रम के सफल होने की खुशी है। उसे अपाहिज की पीड़ा से कुछ लेना देना नहीं है। इस मुस्कुराहट में मीडिया की संवेदनहीनता छिपी है। इसमें पीड़ित के प्रति सहानुभूति नहीं बल्कि अपने व्यापार की सफलता छिपी है। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 सीधे से काव्यांश थे जिनको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है। अब ये आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। तो हम लोगों ने इसको इसीलिए कवर किया है ताकि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरीके से अटेंड करने हैं। ठीक है, तो आपकी हेल्प हो जाए, आपको मदद मिले, इसीलिए हम लोगों ने इस चीज़ को अच्छे तरीके से कवर किया है। तो देखो, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज है, तो आप क्यों अपाहिज है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब देखो प्रश्न देख लेते हैं कि काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। देखो भाव सौंदर्य का मतलब है इसके अंदर कवि क्या कहना चाहता है। तो देखो, इस काव्यांश में कवि ने मीडिया की हृदयहीन कार्यशैली पर व्यंग्य किया है। संचालक अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए अपाहिज से ऊट पटांग सवाल करके उसकी भावनाओं से खेलते हैं और वे उसके दुख को कुरेदना चाहते हैं, परंतु अपाहिज चुप रहता है, वह अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहता है। आई होप आपको भाव सौंदर्य समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात आती है शिल्प सौंदर्य की। तो अगर मैं एक सीधी सी बात कहूँ कि शिल्प सौंदर्य का मतलब ये है कि व्याकरण के अंदर क्या यूज़ किया गया है, वो उस कविता का शिल्प सौंदर्य है। तो यहाँ इस पैराग्राफ के अंदर कौन से व्याकरण का यूज़ किया गया है, वो शिल्प सौंदर्य है। तो देखो, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, प्रश्न शैली से संचालकों की मानसिकता को प्रकट किया गया है, नाटकीयता है, मुक्तक छंद का प्रयोग है, कोष्टकों का प्रयोग किया गया है। आई होप आपको शिल्प सौंदर्य समझ में
आ गया होगा। अब देखो एक और क्वेश्चन कि काव्यांश में निहित अलंकार योजना को स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो दुख देता आपका अपाइजपन, इसके अंदर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। बड़ा बड़ा के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और प्रश्न अलंकार के प्रयोग से काव्यांश की प्रभावशीलता बढ़ गई है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 कैमरे के अंदर बंद अपाहिज, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है आपको टाइपिंग एरर देखने को मिले, लेकिन मैं फिर से वही बात बोलता हूँ कि जो प्रोनाउंसिएशन है या जो उच्चारण है वहाँ से आप करेक्ट कर सकते हो उस चीज़ को। और दोस्तों वैसे तो किताब की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि किताब साथ लेके बैठें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और एक बार पढ़ने में आपका जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आएगी। थैंक यू। दोस्तों अगर आपको इसके अलावा कोई और चैप्टर जो पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और कमेंट करके ये ज़रूर बता दिया करो कि ये जो पोर्शन है या ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को कैसा लगा, पढ़ने में समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।